एसएसबी इंटरव्यू इज ए 5 डे प्रोसेस। पहले दिन जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपको कपड़े वगैरह चेंज करवा के रूम्स दे देंगे और वो आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ वेरीफाई करेंगे कि भाई एडमिट कार्ड वगैरह शो करो, सारी चीज़ें शो करो। उसके बाद फिर वो आपको चेस्ट नंबर दे देते हैं, जहाँ पे एक रोल नंबर टाइप से कुछ लिखा होता है, जैसे 65, 120, 135। नियरली 200 करके स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। 200 to 300 कई बार हो जाता है, 250 कई बार हो जाता है। तो यानी कि 1 से लेकर 300 तक सभी को रोल नंबर से एक ढंग से असाइन कर दिए जाते हैं और उन रोल नंबर्स को बोला जाता है चेस्ट नंबर। और वो एक टाइप से बनियान टाइप की होती है, वो हमको ऊपर से पहन के ऐसे गठान लगा देनी होती है, मतलब बनियान नहीं होती चलो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊंगा, आप लोग मेरी बात समझ ही गए। तो लेवल 1 में जैसे आपको बुला लिया, अब मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे बुलाया, तो हो सकता है आपको वो ठहरने के लिए कमरा ना दें, सुबह बुलाया और आपको दोपहर तक वो फारिग कर देंगे इंटरव्यू लेके। अगर मान लीजिए आपको शाम में बुलाया या फिर दोपहर में 4 बजे के आसपास बुलाया, 3 बजे के आसपास बुलाया, तो फिर वो आपको रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं और मेस होता है, वहीं पर ही खाना होता है। फर्स्ट डे आपके टेस्ट स्टार्ट होते हैं लेवल 1 के, और ये जो टेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको 20 मिनट्स के टाइम में अराउंड 35 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जो कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। और वो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा होते हैं इन जनरल मेंटल एबिलिटी की बजाय, कि मतलब थोड़ा सा अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, आपने अगर एनटीएससी टाइप के एग्जाम्स देखे होंगे जिसमें कुछ पैटर्न वगैरह बन रहा है, कुछ नंबर्स की कैलकुलेशन वगैरह बन रही है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें आते हैं। बेसिकली ये मतलब सिंपल ही होते हैं, जैसे सेट थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए। तो एक ढंग से ये मैथमेटिक्स का ही टेस्ट है। फिर एक और टेस्ट होता है इसी में, मैथमेटिक्स के बाद एक और टेस्ट होता है, वो भी अराउंड 35 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 18 मिनट्स में। एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपको वॉच ले जाना अलाउड नहीं होता, तो आपको ये मेंटल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 18 मिनट्स कितनी देर बाद हो गए। वॉच ले जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट आपको कोई भी केवल पेन ले जाना अलाउड है, और कुछ भी ले जाना, वॉच कैलकुलेटर तो ऑब्वियसली अलाउड है ही नहीं। इवन खाली पेपर भी आप नहीं ले जा सकते उसमें कैलकुलेशन के लिए। आपको कैलकुलेशन भी ओरली ज़्यादा करनी होती है, उसमें बहुत छोटा पेपर होता है रफ वर्क के लिए, जहाँ पे आप ज़्यादा रफ वर्क नहीं कर सकते। तो अभी से आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि मुझे क्वेश्चंस को ओरली ज़्यादा सोल्व करना है, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स में दिमाग में ही सोल्व कर लूँ और फिर बाद में मैं काफ़ी कम जगह में पेन चला के फिर इसका आंसर लिखूँ। इस टाइप से रहता है थोड़ा, वो हम सारा डिस्कस करेंगे जूम क्लासेस में। मेंटल एबिलिटी का जो सेकंड टेस्ट हो गया, उसमें ज़्यादातर इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है मेंटल एबिलिटी का, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड मीनिंग्स आ सकते हैं, सिमिलर मीनिंग, सपोजिट मीनिंग्स, सेंटेंस करेक्ट बताइए, सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंस, एरर डिटेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टेंसेस से रिलेटेड आ सकते हैं, नाउन्स से रिलेटेड आ सकते हैं। इन दोनों टेस्ट के बाद आपको वो थोड़ा ब्रेक दे देते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं आप, लंच वगैरह कर सकते हैं, जो भी टाइम होता है। और नहीं एक्चुअली ये दोनों टेस्ट जैसे हो गए, उसके तुरंत बाद, पहले ब्रेक नहीं देते, उसके तुरंत बाद आपको एक वो ये आपकी आंसर शीट्स कलेक्ट करके फिर एक ब्लैंक पेपर देते हैं और सामने प्रोजेक्टर पे एक बड़ी सी फोटो दिखाते हैं पूरे ग्रुप में। वो 250-300 लोग जितने होते हैं वो सब एक जगह होते हैं, मतलब जैसे बड़ा हॉल है तो एक जगह हो गए, नहीं तो 150 शिफ्ट करिए। और फिर वो एक बड़ी फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं इस फोटो को देखकर एक स्टोरी लिखिए। स्टूडेंट्स, जब मैं एग्जाम का इंटरव्यू देने गया था तो न केवल मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास मिस गाइडेंस बहुत सारी थी। मुझे मिस गाइडेड पहले ही मैं काफ़ी हो गया था। तो आपको इस चीज़ से बचना है। गाइडेंस आप इस इंटरव्यू के लिए जहाँ से भी लें, वो सोर्स एकदम पुख्ता होना चाहिए। अगर आप मिसगाइडेड होकर जाएंगे तो आप इस इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बेसिकली होता क्या है कि हम ये बोल देते हैं कि भाई आपको पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना। मतलब जिसके पास आप जाओ कि वो स्टोरी में हमको क्या लिखना है, तो वो बोलते हैं भाई पॉजिटिव रहना है, आपको एक पॉजिटिव स्टोरी लिखनी है। पॉजिटिव स्टोरी क्या होती है, जैसे मान लो 4 लोग बैठे हैं और वो मान लो कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं। अब आपको एक स्टोरी लिखनी है, पॉजिटिव स्टोरी नहीं, आपको एक स्टोरी लिखनी है। स्टोरी की क्या होती है, एक उसमें हीरो होता है, आपको उन चारों में से किसी को एक को सेलेक्ट करके हीरो बना लेना है, उसका कुछ नाम दे देना है, उसकी कुछ एज दे देनी है और उसका मूड बता देना है किस मूड में बैठा है।
फिर आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है कि जैसे 4 लोग बैठे हैं तो वो कौन 4 लोग हैं, फ्रेंड्स हैं या फैमिली है या फिर टीचर्स हैं चारों या स्टूडेंट्स हैं, क्या करते हैं वो, क्यों बैठे हैं, मतलब क्या करते हैं बेसिकली। आपने इतना बता दिया कि आपके स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फिर आपको थोड़ा सा बेस बनाना होता है कि भाई पास्ट सिचुएशन थोड़ी कुछ ऐसी रही कि इससे पहले ये हो रहा था। फिर आप एक उसमें प्रॉब्लम डालते हो अपनी तरफ से कि भाई अचानक कुछ ऐसा हुआ, कहीं पर आग लग गई या फिर कुछ हो गया, मतलब कुछ भी आप अपनी साइड से डाल सकते हैं, कुछ नेगेटिव ना डालें तो कुछ और डाल सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऐसा बोल सकता है कि अचानक इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, फिर इन 4 लोगों ने जाकर वहाँ पर उसको चीज़ को संभाला, देखा तो वहाँ पर एक बंदा खंबे पे चढ़ रहा था, मतलब इस टाइप से कुछ करके आप कर सकते हैं। या फिर कोई कुएं में गिर गया, उसे बचा रहे थे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं भाई अचानक त्यौहार आ गया था, कोई एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराना था और ये 4 लोग बैठ के उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अब मान लो कोई बंदा है जो कहते भाई ये 4 टेररिस्ट हैं और ये संसद भवन पे हमला करने की सोच रहे हैं, तो ये फिर नेगेटिव ज़्यादा हो गया। तो पॉजिटिव इन द सेंस आपको थोड़ा सा उस चीज़ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन वहां पर देनी है जहां पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ आ सकता है, ठीक है। मान लो 4 लोग बैठे थे, भाई ये एक एरोप्लेन को हाईजैक करने की प्लानिंग करें, ये तो एक नेगेटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी या फिर आग लग गई थी या फिर कोई कुएं में गिर गया था, उसे बचा रहे थे। इस टाइप से तो कुछ पॉजिटिव आप डाल भी, मतलब हल्का फुल्का नेगेटिव डाल भी सकते हो, लेकिन एक्सट्रीम नेगेटिव आपको नहीं डालना है। ऑलराइट, चलिए वो फिर हम पूरा का पूरा जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में कि आपको ये क्या करना होता है। फिर जैसे मान लो आपको वो स्टोरी लिखने के लिए केवल और केवल 3 या 4 मिनट आई थिंक देते हैं, 4 मिनट देते हैं, और वो 4 मिनट कम पड़ जाते हैं क्योंकि उसमें आप 30 सेकंड तक तो सोच ही नहीं पाते हो मैं क्या स्टोरी बनाऊं, भाई कुछ टाइम तो लगता ही है। अब जैसे मैंने भी एक स्टोरी बोली और फिर स्टोरी में एक प्रॉपर एंडिंग भी होती है, कंक्लूजन भी होता है कि भाई ये रहा फिर फाइनली। तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर इस तरह से स्टोरी सोचना और उसको लिखना, इसमें आपकी ब्रेन की काफ़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और आपकी मेंटालिटी के बारे में उनको बहुत आइडिया हो जाता है। इस टेस्ट को बोलते हैं PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपको वो एक फोटो दिखा रहे हैं तो आपको उसका एक पर्सपेक्टिव डेवलप करके और उसको लिखना है। पिक्चर परसेप्शन यानी कि पिक्चर को आपने कैसे परसीव किया, यानी कि आपको पिक्चर का देखने का नजरिया क्या है। पिक्चर परसेप्शन, आपने पिक्चर को परसीव कैसे किया, आपका पिक्चर को देखने का नजरिया क्या है। और यहाँ आ जाती है बात आपके संस्कारों की और आपकी पूरी लाइफ के कैरेक्टर की। अब कोई स्टूडेंट है जिसने हमेशा गलत ही काम करे, उसको उस फोटो को देखते भी हो सकता है कुछ ना कुछ दिमाग में गलती है। कोई स्टूडेंट है जो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह हमेशा रहा है, उसके दिमाग में हमेशा अच्छे थॉट्स आते थे, वो अच्छे संस्कारों में पला बड़ा है, तो उस फोटो, चाहे फोटो कितनी भी नेगेटिव हो, उसको देख के वो कुछ ना कुछ तो उसमें से पॉजिटिव निकाल ही देगा और एक अच्छी स्टोरी बना ही देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको वो लंच वगैरह के लिए भेज देते हैं और बोलते हैं फिर 15-15 के ग्रुप्स में बुलाते हैं, जैसे 1 to 15 रोल नंबर्स आ जाइए या चेस्ट नंबर्स, 16 to 30 आ जाइए, 31 to 45 आ जाइए, ऐसे करके वो 15-15 या फिर 20-20 या फिर 10-10 या फिर अगर बड़ा ग्रुप बुला लिया, मान लो 450 के आसपास लोग बुला लिए, तो एक एक बार में 20-20, 25-25 लोगों को बुला लेते हैं। और वहाँ पर एक हॉल में 15 चेयर्स लगी होती हैं, थोड़ा ऐसे कुछ कर्व शेप में, ताकि वो सभी लोग ऐसे बैठ जाएं। और सेंटर में एक टेबल होती है जिसमें 3 लोग बैठे होते हैं, एक उनमें से साइकोलॉजिस्ट होता है, आप उसे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट बोल सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो छोड़िए, पर मतलब आप बोल सकते हैं एक ब्रेन का डॉक्टर बैठा होता है, एक उनमें से ग्राउंड ट्रेनिंग ऑफिसर बैठा होता है, GTO जिसको हम बोलते हैं, कि वो मतलब थोड़ा सा मतलब फिजिकल एक्टिविटी उसमें ज़्यादा रहता है, और एक पर्सन उसमें और होता है जो कि आपका GTO और साइकोलॉजिस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, मुझे ध्यान नहीं, थर्ड पर्सन जो होता है उसका क्या उपयोग किस बैकग्राउंड से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर 3 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक ब्रेन का डॉक्टर होता है, एक ग्राउंड ट्रेनिंग डॉक्टर होता है और एक कोई और ऑफिसर होता है, ठीक है। और आपको 1 by 1 बोलते हैं, वो अपना पेपर दोबारा दे देते हैं और बोलते हैं कि स्टोरी सुनाइए, जो आपने स्टोरी लिखी थी वो सबको सुनाइए। और फिर जैसे मान लो 1 by 1 सभी से स्टोरी सुन ली, फिर वो बोलते हैं कि भाई अब आप 15 लोग मिलके एक कंबाइंड स्टोरी बनाओ पूरे ग्रुप की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस चीज में वो क्या चीज टेस्ट कर रहे हैं, वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये ग्रुप डिस्कशन कैसा करता है, पिक्चर परसेप्शन, परसीव कैसे किया, एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, परसीव कैसे किया वो चीज अलग है,
फिर डिस्क्राइब कैसे कर रहा है उसको, वो अलग चीज़ है। इनटेक, आउटफ्लो। तो पहले तो इनटेक, उसमें बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। जो कोई बातें इनटेक में नहीं पता चल पाती, वो जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हो बताने के लिए काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो एक्चुअली इसमें क्या होता है, व्हेनेवर यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर स्टोरी एंड समबडी एल्स डिसएग्रीज विद यू, suppose you want to say that there was somebody who fell in the well and there is somebody else who is saying that they were preparing for a festival, both these things are entirely different। जैसे ही कोई आपके ऑपोजिट कोई बात बोलता है तो आपके अंदर अगर मान लीजिए एक सज्जन व्यक्ति है तो आप बोलेंगे हाँ आई एक्चुअली एग्री विद यू, ओके लेट्स गो विद योर स्टोरी। या फिर अगर आपको एक खुद का स्टैंड लेना है तो एक अच्छे तरीके से लेना है। नो, एक्चुअली आई थिंक दैट दे हैव अ रोप विद देम। आप बोल दो उनको, देखो उनके पास एक रस्सी पड़ी है, तो मतलब ये कुएं के आसपास थे कहीं पर, इस टाइप से कोई, या कोई बाल्टी आपको पड़ी मिल जाए कि देखो एक बाल्टी पड़ी है, इसका मतलब ये कुएं के पास थे, ठीक है। अगर वहाँ पे नोटबुक और पेन रखे हो तो आप बोल सकते हैं कि भाई प्लानिंग है, तो मेरे हिसाब से तो वो कुएं के पास बैठे थे और कोई गिर गया था, उसे बचाने वाले थे वो, ठीक है भाई। तो आप ये ऐसे करके इसमें थोड़ा सा अपना जो पॉइंट है वो एक अच्छे तरीके से पेश करिए, ये चीज़ आपकी देखी जाती है। मान लीजिए कोई बिल्कुल ऐसे चिढ़ जाए कि नहीं 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 मैं तो देख लूँगा सबको, मैं ही सबसे बढ़िया लिखता हूँ, देखो मैंने कितनी अच्छी कहानी लिखी है, तुम तो मान ही नहीं रहे, तुम लोग खराब हो ऐसा नहीं, मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाए। मान लो कोई दूसरा पर्सन है, उसकी स्टोरी आपकी स्टोरी से डिफरेंट है, आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, नो आई डोंट एग्री विद यू, एक्सप्लेन मी दिस, या फिर वो कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, आप उसमें बोल रहे हो नो यू आर रॉन्ग, या फिर बीच में उसको इंटरप्ट कर रहे हो बार बार, वो कुछ बोल रहा है आप बोल रहे हैं ना ना ये नहीं होता, मतलब ऐसे इंग्लिश में बोलना होता है। लेकिन इस टाइप का अगर आपका नेचर है, देन द माइंड डॉक्टर हु इज सिटिंग देयर, द साइकोलॉजिस्ट और द साइकाइट्रिस्ट, ही ऑब्जर्व्स यू एंड देन ही डिडक्ट्स मार्क्स फॉर योर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस फर्स्ट टेस्ट दे select only 20 to 25 candidates generally. Sometimes out of 250 they can select 20 or at most 30. If their group is 150 candidates, then they select only 15 or only 18. अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे स्क्रीनिंग में उनको जिस भी पर्सन पे थोड़ा सा भी डाउट हो जाता है कि भाई मुझे लगता है कि इसके दिमाग में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, इसका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं है, तो डिफेंस में जाने के, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 10-15 तरीके होते हैं। अगर 10-15 तरीके से आप डिफेंस में जा सकते हैं तो वो ये सोचते हैं भाई अगर इसमें इतना ही दम है तो फिर आ जाएगा, ये इतना ही बड़ा देशभक्त है तो फिर आ जाएगा, चलो अभी इसे निकाल दो। क्योंकि अगर वो डिसएग्री हो, अगर उनको लगा कि देख मेरे हिसाब से ये लड़का ठीक नहीं है, तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको भगा देंगे, ठीक है। और वो रीजन नहीं बताते, ये उनकी बड़ी अजीब बात होती है। दे डू नॉट एक्सप्लेन यू व्हाई यू आर रिजेक्टेड, ऑलराइट। तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट करके आपको निकाल सकते हैं और फिर आपको पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या फिर जो भी जिस टाइप का एग्जाम होता है। अगर मान लीजिए आप IIT से क्वालिफाइड हैं, आपने बढ़िया ग्रेजुएशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज से की हुई है, तो कई बार ऐसा भी होता है आपने फॉर्म भरा और डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, कोई एंट्रेंस टेस्ट है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको CDS के थ्रू जाना है तो फिर एंट्रेंस टेस्ट डेफिनेटली देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज से। लेकिन IITs में या अच्छे कॉलेजेस में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और एयरफोर्स इंडिविजुअली जाकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और फटाफट, जैसे ये जो ग्रुप डिस्कशन मैंने बताया ना, ये ऐसे फटाफट 15 लोगों को बुला के डायरेक्ट आपको अंदर सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कॉलेज का बहुत रोल रहता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं तो फिर ये एंट्रेंस टेस्ट वगैरह आपको ग्रेजुएशन के बाद नहीं देने की जरूरत, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ऑलराइट ना। ये तो था लेवल 1। इसके बाद लेवल 2 पर आ जाते हैं, जो स्टूडेंट्स स्क्रीन इन हो गए। और स्क्रीन इन होना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें लक का बहुत मैटर करता है, ठीक है। लक इन द सेंस, मान लीजिए आपने कोई एक स्टोरी देखी और आपको उसी पॉइंट पे कोई अच्छा आइडिया